सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट चल रहा हमारा। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो चैप्टर अध्याय आपका चल रहा है वो है वैदिक कल्चर, जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता बोलते हैं। वैदिक सभ्यता आपको पता होगा कि दो पार्ट्स में है, एक तो ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक, जिसे हम पोस्ट वैदिक पीरियड जानते हैं। तो दोस्तों, पहली क्लास वैदिक कल्चर की कंप्लीट हो गई थी, जिसमें हमने सिर्फ उस वैदिक कल्चर को दो भागों में डिवाइड करके आपको बताया वो कौन कौन से पीरियड रहे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत, और हमने आपको आर्यों के आगमन की जानकारी, उनका निवास स्थान की जानकारी मैंने दी। वेद क्या होते हैं, वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी आज हम लोग करेंगे। तो जो जानकारियां थी वैदिक कल्चर से लेकर के, वो सारी जानकारी हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दी थी। जो सामान्य जानकारी शुरुआत की थी, आज हम लोग वैदिक कल्चर की एक वैदिक साहित्य मतलब वैदिक लिटरेचर के बारे में नॉलेज करेंगे कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले ऐसे हम लोगों को आर्यों के बारे में जानकारी का जो प्रमुख स्रोत था वो वेद ही थे। तो उस वेदों के बारे में आज हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य के अंतर्गत। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम डालेंगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर जिसे हम लोग कहते हैं, और वैदिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग वेद के बारे में जानकारी, वेद के बाद हम लोग जानकारी करेंगे वेदों में, जैसे आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों से संबंधित हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद वेदों के उपवेद के बारे में भी जानकारी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वेदों के बाद अरण्यक आपने पढ़ा होगा, जो जंगलों पे लिखी जाती थी पुस्तक। तीसरा आपका वेदों, अरण्यक, इसके बाद रामायण, इसके बाद पुराण, इसके बाद वेदांत, उपनिषद, इसके बाद उपनिषद के बाद स्मृतियां। इन सभी पॉइंट पर हम नजर रखेंगे क्या क्या वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो वैदिक साहित्य में जैसे हम वेदों की जानकारी आज का टॉपिक पे करेंगे कि वेद क्या होते हैं, वेदों की रचना कहाँ हुई, कितने वेद कौन से पीरियड में लिखे गए, और जो और उसमें कुछ ऐसे वेद हैं जो बाद में भी लिखे गए उस पीरियड के, उस पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। इसके बाद वेदों से संबंधित आपके ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में जानकारी, और कौन से वेद का क्या उपवेद है इसके बारे में जानकारी, और किसने इसकी रचना की है उसके बाद। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होगा कि इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। जो आज का जो पॉइंट्स होगा वो सिर्फ होगा वेद क्या होते हैं इनकी हम जानकारी करेंगे। तो सभी लोग नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को। चलते हैं आगे। तो बात करेंगे हम लोग वेद की। वेदों की जो संख्या होती है बेटा वो होती है 4। क्या होती है? 4। कितने वेद हैं आपके? 4 वेद। 4 वेद में सबसे पहले ऋग्वेद, दूसरा सामवेद,
तीसरा यजुर्वेद, चौथा अर्थवेद। ये 4 वेद होते हैं। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं और उन 4 प्रकारों में पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अर्थवेद। ठीक है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है बेटा? ज्ञान। वेद का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान। वेदों से हमें ज्ञान मिला। ठीक है। मानव का प्रथम ग्रंथ कौन था? टेक्स्ट कौन था? वो था वेद। मानव का प्रथम ग्रंथ कौन था? वेद। अब वेदों में यदि हम बात करें ऋग्वेद की, ये है ऋग्वेद। ठीक है। तो ये पॉइंट्स सबसे पहले हम लिखेंगे कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद अर्थवेद। ठीक है। इसके बाद वेद का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है नॉलेज या ज्ञान। मानव का जो प्रथम ग्रंथ था वो वेद ही था, जिससे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो इतनी बात आपको लिखना है और फिर हम लोग आगे चलेंगे। बात करेंगे हम लोग ऋग्वेद की। ऋग्वेद तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा सबसे प्राचीन वेद। फिर बात करेंगे ऋग्वेद की रचना आर्यों द्वारा सप्त सैंधो प्रदेश में की गई। सप्त सैंधो प्रदेश में की गई। तीसरा पॉइंट, ऋग्वेद से वैदिक काल का प्रारंभिक परिचय या जानकारी प्राप्त होती है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद की रचना आर्यों द्वारा सप्त सैंधो प्रदेश में की गई। ऋग्वेद से वैदिक काल की प्रारंभिक परिचय हमसे पता चलता है कि ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो वैदिक सभ्यता की जो प्रारंभिक जानकारी है वो इसी से प्राप्त होती है। किससे? ऋग्वेद। ऋग्वेद क्योंकि सबसे पहला वैदिक सभ्यता में लिखा जाने वाला ग्रंथ था, इसकी रचना सप्त सिंधु प्रदेश में होती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक, सूक्त तथा 10,462 मंत्र हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक,
1017 सूक्त और 10,462 जो है वो आपके क्या है, मंत्र है। तो इस प्रकार से आप इस ऋग्वैदिक काल में जो मंडल का मतलब होता है कि पुस्तक, 10 प्रकार की ऐसी पुस्तकें हैं, उनके अध्याय 10 हैं, उन 10 में क्या क्या है इसकी जानकारी अब हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स है, सबसे प्राचीन वेद है, इसे कहा जाता है ऋग्वेद की रचना आर्यों ने पंजाब और अफगानिस्तान के 7 नदियों के घूम का जो क्षेत्र था उसे सप्त सिंधु प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। तीसरा पॉइंट है कि ऋग्वेद वैदिक काल में प्रारंभिक परिचय प्राप्त होती है। ऋग्वेद से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वो प्राप्त होती है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 श्लोक और 10 मतलब 1017 सूक्त हैं, जिनमें 10,462 मंत्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये ऋग्वैदिक में है। इसके बाद हम 10 वो मंडल हैं, उस 10 मंडल में जो बहुत इंपॉर्टेंट मंडल हैं उनकी जानकारी करेंगे। तो आप सब लोगों का नोट हो गया होगा, तो फिर अब हम लोग आगे चलेंगे। बात करेंगे इसमें यदि सबसे इंपॉर्टेंट मंडल, हम महत्वपूर्ण मंडलों पर जानकारी करेंगे, महत्वपूर्ण मंडल की जानकारी करेंगे। क्योंकि सारे मंडल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कुछ जो पेपर में हमेशा से आए हुए महत्वपूर्ण मंडल है, जो अध्याय है, उनसे क्या क्या, किस अध्याय में क्या क्या है। बात करेंगे हम तीसरे मंडल की। पहले नंबर किसकी बात करेंगे? तीसरे मंडल। जो तीसरा मंडल था बेटा वो सूर्य देवता को समर्पित था। सूर्य देवता को समर्पित था। ये आप देख सकते हैं, जो मंडल सूर्य देवता को समर्पित है, किसको समर्पित है? सूर्य देवता का समर्पित है। आपको पता है गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है, इसमें आगे लिख सकते हैं आप, गायत्री मंत्र का मेंशन है किसमें? इसी मंडल में। तीसरे मंडल तो सूर्य देवता को समर्पित है। दूसरा पॉइंट इसी में बनेगा, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो तीसरे मंडल में है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। ये आप लिख सकते हैं तीसरे मंडल में। इसके बाद बता दें आपको कि गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो कौन है, जिसने कंपोज किया है, वो है विश्वामित्र। क्या है? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को रचा है। गायत्री मंत्र के रचयिता हैं, उनका नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है बेटा? विश्वामित्र, जो गायत्री मंत्र के क्या है? रचयिता हैं। ये आपको जानना होगा। तो इस प्रकार से ये जो तीसरा मंडल, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन जितना ही करेंगे उतने ही चीजें आपकी बेस्ट होंगी। तो जो पॉइंट्स बन रहे तीसरे मंडल में, सूर्य देवता को समर्पित था तीसरा मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी में है। गायत्री मंत्र के जो रचयिता थे वो विश्वामित्र थे। ठीक है, तो ये आपका तीसरा मंडल होता है कंप्लीट। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिखा तो भी इस पॉइंट्स को नोट कर सकता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे, है ना। तीसरे मंडल के बाद हम बात करेंगे चौथे मंडल की। क्या बात करेंगे हम लोग?
जो चौथा मंडल है, चौथा मंडल कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। तो चौथा मंडल जो है वो किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, या कृषि का उल्लेख है। क्या है? कृषि का उल्लेख है इस मंडल में, कृषि का उल्लेख है, ये सही लगेगा, कृषि का उल्लेख है। आप देख सकते हैं कि जो ऋग्वेद का चौथा मंडल है वो किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो आगे लिखते हैं। इसके बाद हम लोग पांचवें मंडल की तरफ चलेंगे, और पांचवें मंडल में क्या है? पांचवा जो मंडल है वो, इसमें जो जानकारी है वो है दशराग युद्ध की। दशराग एक युद्ध हुआ था परुष्णी नदी पर। इसकी जो जानकारी है वो आपको दशराग युद्ध के बारे में बताएंगे जब हम ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक स्टेटस के बारे में बताएंगे, पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में बताएंगे। तो वहां पर हम इस दशराग युद्ध की जानकारी वहां पर देंगे। यहाँ पर सिर्फ केवल आपको जानकारी में दे रहा हूँ सिर्फ उस अध्याय के बारे में कि जिस अध्याय में क्या क्या वर्णन था, मेंशन था। तो पांचवें मंडल में जो जानकारी हमें मिलती है वो दशराग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। पांचवें मंडल के बाद हम नवें मंडल की बात करेंगे, नवें मंडल की। और जो नवा मंडल था वो किसको समर्पित था? तो उस समय एक नशे युक्त देवता थे जिनका नाम था सोम देवता। सोम देवता को समर्पित था। सोम देवता की यदि समर्पित था, सोम देवता से संबंधित जो जानकारी है वो हमें नौवें मंडल में मिलती है। और यदि हम बात करें दसवें मंडल की, तो जो दसवें मंडल की जानकारी है बेटा वो हमें क्या मिलती है? एक पुरुष सूक्त से 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। कितने वर्णों की? 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। अब वो 4 वर्ण कौन कौन से थे? 4 वर्णों में बात करेंगे, पहले ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और पांचवा शूद्र। आपको पता होगा कि ये 4 वर्ण इस दुनिया में जाति व्यवस्था को आगे बढ़ाया, जिसमें एक मानव के शरीर के 4 भागों से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति को बताया गया कि एक मानव के ही शरीर से 4 ऐसे हमें जातियां मिलती हैं जिसमें आज भी वो जातियां स्थापित हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्हीं जातियों के अंदर और भी बहुत सारी जातियां डिवाइड हो गई हैं। ठीक है, कुल मिलाकर इन 4 जातियों के बारे में जानकारी हमें होना चाहिए। तो पुरुष सूक्त एक मानव के शरीर से 4 ऐसे भाग हैं जिससे हमें ये 4 वर्ण मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो इंपॉर्टेंस तीसरा मंडल मैंने बताया, चौथा मंडल बताया, पांचवें मंडल में जानकारी दशराग युद्ध की है। पांचवें मंडल में नहीं, इसे हम 7वें मंडल में रखेंगे। क्या रखेंगे? 7वें मंडल में जो जानकारी है वो दशराग युद्ध की है, और 9वें मंडल में जो जानकारी है
वो सोम देवता को समर्पित है, और 9वें मंडल में सोम देवता हो गए, और 10वें मंडल में जो जानकारी है वो पुरुष सूक्त से 4 वर्णों की जानकारी मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये पॉइंट्स नोट कर ले, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं है। मैंने लिखने में थोड़ी सी ने समझा नहीं हो, गलती कर दी, इसलिए दोबारा मैंने जब देखा तो वो 5वें मंडल की जगह 7वां मंडल है। 7वें मंडल में कुछ ऐसी जानकारी है, और जो जानकारी आपको जिन जिन मंडलों की मैंने दी है, इससे बाहर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, या यूपीएससी दे रहे हैं, या पीसीएस दे रहे हैं, और सारे स्टेट की पीसीएस दे रहे हैं, या और वनडे एग्जाम जो हमारे आयोग कराते हैं, वो छोटे छोटे एग्जामों में भी ऐसे क्वेश्चन इससे बाहर कहीं भी नहीं आता। तो ये मंडल अगर 10 मंडलों में अगर इन्हीं मंडलों की जानकारी आपको है कि किस मंडल में क्या मेंशन है, किस चीज का मेंशन है, वो आप जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं मंडलों को याद करना है, बाकी किसी भी मंडल को याद नहीं करना, ठीक है। अभी तक मैंने जितने भी जो पेपर आए हुए हैं, जो आयोग ने पेपर कराए हुए, सभी में मैंने क्वेश्चन कोशिश की है देखने के लिए कि मंडल वास्तव में यही इंपॉर्टेंस है या और भी इंपॉर्टेंस है। नहीं, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया, जो मंडल बताए, इन 10 मंडलों में सिर्फ केवल इन 10 अध्यायों में इन्हीं कुछ मंडलों की जानकारी आपको रखना होगा। तो नोट्स कर लें आप लोग, ठीक है। बात आती है पहला और 10वां मंडल की रचना उत्तर वैदिक काल में होती है। कब होती है? उत्तर वैदिक काल, जिसे हम लोग पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये जो पहला और 10वां मंडल है, इसकी जो रचना होती है उत्तर वैदिक काल में होती है, इसलिए इसे नए मंडल कहे जाते हैं। नए मंडल कहे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद के नए मंडल कौन कौन से हैं? तो पहला और 10वां मंडल, जिसकी रचना पोस्ट वैदिक पीरियड में कंपोस्ट किया गया, इसलिए इसे नए मंडल की संज्ञा दी जाती है। दूसरा पॉइंट 2 से, ठीक है, पहला और 10वां छोड़ करके सभी जो मंडल आते हैं, ठीक है, 2 से लगाकर 9 मंडल, मतलब 2 से लगाकर 9 मंडल को हम लोग प्राचीन मंडल बोलते हैं। प्राचीन मंडल बोलते हैं या वंश मंडल भी बोलते हैं। वंश मंडल बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं 2 से लगा करके जो है 9 तक के जितने भी मंडल आएंगे वो सभी प्राचीन मंडल होंगे, और इन्हीं मंडलों में जानकारी हमें ऋग्वेद की जानकारी मिलती है। यदि हम बात करें ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो जो ऋग्वेद का उपवेद है वो है आयुर्वेद। क्या है दोस्तों? आयुर्वेद है, ठीक है। यदि हम ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आपको पता है ना सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, तो इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ, ये आपके किसके हैं? ये आपके जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? आयुर्वेद। क्या है दोस्तों? आयुर्वेद। तो इतनी बात आप लिख लें, इसके बाद आपके सिर्फ केवल 2-3 पॉइंट्स और बनेंगे, तो उन सारे पॉइंट्स को हम लोग कराएंगे, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि ऋग्वेद का जो वेद है, जिसे हम लोग आयुर्वेद कहते हैं, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता भी आप लिख सकते हैं कि इसके जो रचयिता है वो है प्रजापति, ठीक है। और यह भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स और बनेगा, उस पॉइंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि अब लास्ट पॉइंट था इसी में करा लेते हैं। ऋग्वेद को
पाठ करने वाले ब्राह्मण कौन होते हैं? पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ठीक है। और अस्तो मां सद्गमय, अस्तो मां सद्गमय कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद से। तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ आपको अगर हिंदी की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हिंदी देख सकते हैं कैसे लिखी हुई है। वैसे तो अस्तो मां सद्गमय ऐसे ही लिखा जाएगा। इस प्रकार से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो सारी जानकारी है वो सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी आपको। और फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे अगला वेद हमारा होगा सामवेद। ठीक है, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो जानकारी हम करेंगे इस सामवेद की कि ये सामवेद क्या है। सामवेद की जानकारी करेंगे कि ये सामवेद क्या है। तो इसका जो अर्थ होता है बेटा वो होता है गायन। ठीक है, क्या होता है? गायन। और इसे हम लोग संगीत वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत वेद। ठीक है, गायन में जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक अगर हो तो आप लोग देख लीजिए। सारे गा मा पा धा नी सा, नी सा, ये शब्द आएगा आपने। आपने देखा होगा कि जब आप लोग हारमोनियम बजाते हैं ना तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है? सा रे गा मा पा धा नी सा, पा धा। ठीक है, पा धा आता है ना, पा धा नी सा। ठीक है, ये शब्द आएंगे आपके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ वर्ड बनेंगे, कुछ 700 निकलते हैं इसमें। सारे गामा पा धा नी सा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो है सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है गायन। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी बहुत ज्यादा कठिन होता है भाई लिखना। सारे गामा पा धा नी सा, तो ये शब्द कहां से निकलता है? ये सामवेद से ही निकलता है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है गायन। ठीक है, दूसरी बात, इसे हम क्या कहते हैं? संगीत वेद। बेटा क्या कहते हैं हम लोग? संगीत वेद कहते हैं। तो ये चीज आपको पूरी तरीके से पता हो गई होगी। ठीक है ना। तो वैसे तो इसके मंत्रों में कोई विशेष जानकारी नहीं है, परंतु ऋग्वेद का मंत्र याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यदि हम ऋचाएं की बात करें तो करीब बताते हैं कि 1549 ऋचाएं हैं। कितने बेटा? 1549 ऋचाएं हैं। इसके बाद 1810 इसमें आपके मूल मंत्र हैं। और इसके बाद इसके पाठ करने वाले, इस वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? तो बहुत सारे बच्चे पढ़ भी लिए होंगे और बहुत सारे बच्चे पढ़ने के बाद भी इनको पता नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें याद नहीं होती, इनको याद करना होता है। जिसमें इंपॉर्टेंस अगर किसी भी ब्राह्मण के बारे में पूछेगा कि किस वेद का ब्राह्मण जो है जो पाठ करते हैं ब्राह्मण वो कौन से होते हैं, तो वो अधिकतर ऋग्वेद का ही अब तक पूछा गया है और बहुत सारे वेदों के बारे में नहीं पूछा गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि इसका ब्राह्मण कौन होता है? उद्गाता। उद्गाता क्या होता है बेटा? उद्गाता। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। आप आगे बढ़ेंगे जब तो इसमें आप लिखेंगे कि सामवेद का एक उपवेद भी अपना होता है। सामवेद का उपवेद
तो सामवेद का जो उपवेद होता है वो होता है गंधर्व वेद। क्या होता है? गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद के जो रचयिता हैं वो बेटा है आपके कौन? भरत मुनि। क्या है? भरत मुनि। भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि है। तो सामवेद के जो उपवेद है वो कौन सा उपवेद है? गंधर्व वेद है। यदि हम बात करें इसके रचयिता की तो वो है भरत मुनि। क्या है दोस्तों? उसके जो रचयिता है वो है भरत मुनि। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की, है ना। तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका जैमिनी, और दूसरा है पंचविश। क्या है? पंचविश, है ना। दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं किसके? सामवेद के। सामवेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक तो सबसे पहले जैमिनी है और जो दूसरा है वो है पंचविश। तो ये पॉइंट्स इतने ही है सामवेद से बन रहे हैं जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी लोग इस पॉइंट को नोट कर लें, ठीक है ना। तीसरा वेद है यजुर्वेद। ये इसका जो अर्थ होता है वो होता है यज्ञ। क्या होता है बेटा? यज्ञ, ठीक है। और इसे कर्म कांडी वेद भी कहते हैं या यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कर्म कांडी वेद कहते हैं। किसे कहते हैं? ये इसी यजुर्वेद को कहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो यजुर्वेद है तो यजुर्वेद एक प्रकार का एक ऐसा वेद है जिसमें यज्ञ संबंधित जितनी भी विधियां होती हैं उन सभी की जानकारी इस वेद में रखी गई है। यज्ञ करने का मतलब उस समय क्या था वैदिक साहित्य में? वैदिक सभ्यता शुरुआत में यज्ञ से संबंधित और फिर इसके बाद भी यज्ञ से संबंधित रहा। यज्ञ करने से उस राजा की शक्ति में अपार वृद्धि होती थी, इसलिए ब्राह्मण उस राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए यज्ञ संपन्न कराते थे जिससे उनको आमदनी भी होती थी। ब्राह्मणों को यदि आमदनी की बात करें तो ब्राह्मण यहीं से आमदनी प्राप्त करना चालू किया था। इनका एक बिजनेस बन चुका था। आसानी से हम राजा की शक्तियों को बढ़ाएंगे, राजा के पास उपहार होंगे तो राजा हमें भी उपहार देंगे। तो राजा के पास जब शक्तियों का विस्तार होता था तो राजा इनको क्या करते थे? उपहार बहुत सारा प्रदान करते थे, जिससे खुश हो जाते थे और भी लोगों से यही आगाह करते थे कि राजा से दुनिया में ताकतवर कोई नहीं है, राजा के ही बातों पर आगे हमें सब बढ़ना है, राजा सर्वशक्तिमान हो जाएगा। राजा सर्वशक्तिमान है और हो जाएगा क्योंकि वो अपार शक्ति प्राप्त कर रहा है यज्ञ के माध्यम से। अब समझ लो ये ऐसी सिचुएशन थी उस समय की। उस समय राजा को बढ़ाने का प्रभुत्व, राजशाही परिवारों को बढ़ाने का प्रभुत्व इस ब्राह्मणों ने ही आगे को बढ़ाया, ठीक है। तो आप इस चीज को बता सकते हैं कि इसे हम कर्मकांडी वेद कहते हैं। यदि बात करें हम उपवेद की, जो इसका उपवेद था वो था आपका धनुर्वेद। यही शक्ति के बारे में धनुर्वेद बताता है। इसके जो रचयिता थे वो थे विश्वामित्र। क्या थे? विश्वामित्र। इसके रचयिता कौन थे? इसका जो उपवेद था वो था धनुर्वेद। राजा की शक्ति को आगे बढ़ाना, धनुर्वेद, कलाएं सिखाना, युद्ध की कलाएं सिखाना, ये सभी धनुर्वेद के अंतर्गत आता था। और इसके जो रचयिता थे वो थे विश्वामित्र। अब बात करेंगे इसके पाठ करने वाले व्यक्ति के,
पाठ करने वाले जो ब्राह्मण था उसे क्या कहा जाता था? तो इसे अद्वैत कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता? अद्वैत कहा जाता था। किसे? यजुर्वेद का जो पाठ करते थे उन ब्राह्मणों को अद्वैत बोला जाता था। तो ये भी आप बता सकते हैं कि उनको ये बोला जाता था। ठीक है, तो इतनी जानकारी ये आपके यजुर्वेद से है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ पर भी जानकारी लेंगे। तो वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे? तो ब्राह्मण ग्रंथ में दो थे। एक तो था तैतृय ब्राह्मण ग्रंथ, और जो दूसरा था वो आपका तैतृय ब्राह्मण ग्रंथ, और जो दूसरा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये दो ग्रंथ। तो पहला कौन था याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग में बहुत कम रहते हैं चीजें। तो तैतृय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ये जो है वो किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। ठीक है, किसके हैं दोस्तों? यजुर्वेद के हैं। तो इतनी जानकारी आपको पता हो गई होगी। और यजुर्वेद की कुल 2 शाखाएं भी हैं। यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं। वो 2 शाखाओं के क्या क्या नाम है? तो उन 2 शाखाओं के नाम, पहला नाम आपका कृष्ण शाखा और दूसरा शुक्ल शाखा। ये 2 आपको याद रखना होगा। तो कौन कौन से होंगे यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं थी? एक तो कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा जो था वो था आपका शुक्ल यजुर्वेद। तो इस प्रकार से यजुर्वेद की कहानी को हमने समझा कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट हमारा छूट ही गया कि यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। पद्य दोनों में लिखा गया। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, कई बार पूछा भी गया है कि ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों पर आधारित था, तो वो था यजुर्वेद। क्या था? यजुर्वेद। तो इन पॉइंट को आप लोग नोट कर लो, फिर हम आपको आगे बताएंगे। तो चौथा आपका है अर्थवेद। आपको पता है अर्थवेद का अर्थ होता है जादू टोना। ठीक है, और यह वेद उत्तर वैदिक काल, जिसको कहते हैं पोस्ट वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। कब लिखा गया था? उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। इसलिए इसे नवीन या न्यू वेदा बोलते हैं, न्यू वेद कहते हैं। इस वेद में वशीकरण, प्रेम, विवाह, अंधविश्वास, कौन कौन से? वशीकरण की प्रक्रिया, प्रेम, विवाह और अंधविश्वास, और अगला है आपका रोग निवारण। रोग निवारण की भी प्रक्रिया इसी वेद से हमें सारी जानकारी मिलती है।
बात आती है कि इस वेद का उपवेद क्या था, तो इस वेद का जो उपवेद था वो था शिल्प वेद। शिल्प वेद, और शिल्प वेद की जो जानकारी है वो रचयिता है विश्वकर्मा जी। क्या है? विश्वकर्मा जी। शिल्प वेद के जो रचयिता है विश्वकर्मा जी हैं, और इसके जो एक आपको बता दे कि ऋषि थे, और उस ऋषि में जानकारी हम कुछ आगे देंगे, अभी तो हम नहीं देंगे, सिर्फ आपको ये बता, ऋषि का नाम था अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि ने रचना की थी। जो आपका अर्थवेद है उसकी जो रचना की थी वो अथर्व एक ऋषि थे, उनके द्वारा ये वेद लिखा गया था। ठीक है, और उनका एक जो समाज था, जो विश्वकर्मा के मैं बात कर रहा हूँ, जो शिल्प वेद के जो रचयिता रहे, कंपोजर रहे, वो रहे विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी का भी एक अपना परिवार होता था। उस परिवार के अंदर जो आज हमारी जातियां बन गई हैं, जैसे विश्वकर्मा, शर्मा जिसको हम बढ़ई बोलते हैं, विश्वकर्मा को लोहार बोलते हैं, सुनार, ये 3 जातियां इसी के अंतर्गत आती थी और इन्हीं का एक परिवार था। और इस परिवार का विभाजन आज 3 रूपों में हुआ। विश्वकर्मा, फिर उनके नीचे बढ़ई होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, फिर और तीसरा सुनार। इन 3 क्रम में का विभाजन किया गया। ठीक है, और वो थे एक ही, क्योंकि ये लोग अलग अलग अपने कर्मों के आधार, आपको पता है कि जब जातिगत व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में स्थापित की गई, तभी एक परिवार एक दूसरे से टूट गए, जिनको अलग अलग नामों से आज हम लोग जानने लगे। ठीक है, तो आपको इनके बारे में बिल्कुल पता होगा। और दूसरी बात, एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, ब्राह्मण ग्रंथ। हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में देखेंगे तो एक गोपद ब्राह्मण ग्रंथ था। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, और गोपद ब्राह्मण ग्रंथ जो था वो अर्थवेद का था। तो अर्थवेद के बारे में जो जानकारी थी, ठीक है, वो आप लोग क्लियर कर लें। ठीक है, तो 4 वेद आज जिस पर हमें चर्चा करना था, वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेद से ही हमें सारी जानकारी मिलती है। तो हमने वेदों से आधारित सभी जितने भी पॉइंट्स बन रहे थे वो सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की, और जितने भी पॉइंट्स आने वाले आगामी परीक्षाओं में बन सकते हैं कोशिश की हम सारे पॉइंट्स को हम छोड़े ना, सारे पॉइंट्स हमने आपको क्लियर कराए। जितना हो सके आप वीडियो को बार बार देखें, नोट्स बनाएंगे, फैक्चुअल नोट्स बनाएं, जिससे एग्जाम के समय में अच्छे से आप रिवाइज कर सके। कोई चीज एग्जाम तभी निकलता है जो बच्चे रिवीजन पर अपना फोकस रखते हैं परीक्षा टाइम में, उन्हीं का एग्जाम क्वालिफाई होता है। जो सिर्फ पढ़ते हैं उनका तो एग्जाम कभी क्वालिफाई हो ही नहीं सकता। केवल पढ़ने से ही कुछ नहीं हो, रिवीजन का भी बहुत बड़ा महत्व है एग्जाम निकालने में। बहुत बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन रहती है, मैं पढ़ता तो बहुत हूँ मगर एग्जाम मेरा क्यों नहीं निकलता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आप रिवीजन नहीं अत्यधिक करते। जो बच्चे रिवीजन पर ध्यान देते हैं, 2 महीना पहले से रिवीजन, सारे अपने नोट्स कंप्लीट करके सिर्फ रिवीजन पर अपना फोकस रखते हैं, वो सफलता निश्चित एग्जाम में प्राप्त कर पाते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहने वाला चाहता हूँ कि आप लोग जितना भी सपोर्ट करें, जितना अत्यधिक सपोर्ट कर सके उतना मेरा सपोर्ट करिए, क्योंकि चैनल जितना भी आगे बढ़ेगा उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और जितना मोटिवेशन बढ़ेगा उतना मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा अपने यूट्यूब पर। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी सभी लोग अपने मेरे जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करते रहें लोगों तक, तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े और लोगों तक जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, कम शब्दों पे आपको मिले संपूर्ण नॉलेज। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लेक्चर में, क्योंकि मैं जो लेक्चर देता हूँ बिल्कुल रिलैक्स होकर देता हूँ, बिल्कुल अच्छे से सारे कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं नोट्स का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे आपको मैं सही जानकारी, कोई गलत ना हो सके, इनसे मिस्टेक,
वो संपूर्ण जानकारी की कोशिश मैं बार बार करता हूँ और करता रहूँगा इसी तरह, और अब आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट और लेक्चर प्रोवाइड होते रहेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।